हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका दिव्या। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यह एक संस्मरण है जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुत ही प्रतिभावान साहित्यकार है। इनका जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ, इलाहाबाद में, और इनकी मृत्यु 1983 में हुई। इन्होंने फादर कालिम बुल्के के जीवन के बारे में लिखा है और फादर कालिम बुल्के को श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हुए उन्होंने यह संस्मरण का निर्माण किया। उन्होंने बताया कि फादर कालिम बुल्के का जन्म 1909 में रैम्स चैपल में हुआ। रैम्स चैपल में जन्मे इस व्यक्ति ने अपनी जन्म भूमि को अपनी कर्म भूमि नहीं बनाया, बल्कि अपनी कर्म भूमि बनाने के लिए वो भारत आए। उन्होंने एक सन्यासी का ही जीवन व्यतीत किया और सन 1982 में उनकी मृत्यु हो गई। फादर कालिम बुल्के देवदार की वृक्ष की छाया के समान अपना प्रेम सभी को देते थे और उनके शांत और निश्चल स्वभाव से सभी ओतप्रोत थे। सभी के मन में उनके प्रति बड़े ही आदर और सम्मान का भाव था। जब लेखक परिमल उनकी एक संस्था थी, वहाँ रहकर जब वो किसी भी कविता, उपन्यास, साहित्य पर जब भी कभी गोष्ठियाँ करते थे या फिर बहस करते थे, तो उनमें बेबाक राय देने वाले फादर कालिम बुल्के ही थे। फादर कालिम बुल्के को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और भारतवासियों को एक संदेश देते हुए लेखक ने इस पाठ की रचना की है। लेखक का संदेश यह है कि फादर कालिम बुल्के जैसे व्यक्ति जो विदेशों में जन्म कर भारत को अपनी कर्म भूमि बनाते हैं, तो आज हमारे भारतीयों को क्या हो गया है? एक भारतवासी भारत में जन्म कर विदेशों में जाकर अपनी शिक्षा का बखान करता है या फिर अपनी सेवाएं प्रदान करता है, क्या वो उसकी कर्म भूमि बनाना सही है? तो इस प्रश्न के साथ मैं आपका शुरू करती हूँ पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। डियर स्टूडेंट्स, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक में फादर कालिम बुल्के के व्यक्तित्व के बारे में बताया है और उनका हृदय जो मानवीय करुणा से ओतप्रोत था उसके बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि फादर बुल्के दूसरों के लिए अपने मन में असीम प्यार रखते थे। बुल्के से सहानुभूति पाकर दुखी व्यक्ति भी अपने दुख भूलकर उनके अपनेपन में आनंद पाता है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था। अर्थात फादर कालिम बुल्के का वर्णन किया जा रहा है कि उन्हें एक ऐसा रोग हो गया था जो कि पूरे शरीर में जहर फैला देता है। तो लेखक का कहना है कि फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। क्योंकि ईश्वर से एक सवाल पूछते हुए लेखक ने बताया है कि जो हमेशा दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत तुल्य वचनों को बोलता था, तो उसकी मृत्यु ऐसे जहरवाद जैसी बीमारी से क्यों हुई है। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। अब इस शरीर के लिए फादर कालिम बुल्के के शरीर ने जो यह यातना सहन की थी अपनी बीमारी के कारण, उसके लिए कवि को बड़ा अफसोस है और अफसोस प्रकट करते हुए उन्होंने ये बातें कही है। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। अब फादर कालिम बुल्के को याद करते हुए लेखक ने उनकी छवि का वर्णन किया है कि गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। अब लेखक ने बताया है, उनका पहले रंग का वर्णन किया है कि गोरा रंग, आंखें नीली और उनकी सफ़ेद दाढ़ी, और उनके अंदर इतनी ज़्यादा ममता, इतना अपनत्व, दूसरों के लिए इतना प्यार था कि वह हर एक अपने प्रियजन के लिए ऐसे लगता था कि उनका प्रेम उमड़ रहा हो। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। अर्थात लेखक ने बताया है कि मैं खुद जब 35 साल से फादर कालिम बुल्के के साथ ही था,
तो वह उसका साक्षी था इस बात का। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। अब लेखक बताते हैं कि फादर कालिम बुल्के जब इलाहाबाद में थे और जब दिल्ली भी आते थे तो उन्हें वह देखते थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर कालिम बुल्के को देखते थे। आज उन बाहों का दबाव वह अपनी अंदर ही महसूस करता है। आगे है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। अर्थात जो व्यक्ति अपने अंदर के सभी दुखों को छुपा ले और दूसरों को केवल खुशियां ही खुशियां दे तो वह एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। अर्थात करुणा से जो स्वयं भरा हुआ हो वह भी दूसरों को अच्छे वचन सुनाकर करुणा से भर देता था। और मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। अब फादर बुल्के उनके एक परिमल की एक सभा थी, एक संस्था थी जो कि अखिल भारतीय स्तर की गोष्ठियाँ आयोजित करती थी। तो उन्हीं में ही जब हंसी की बातें होती थी या फिर कविता उपन्यास नाटक पर खुली आलोचना या बहस होती थी, तब लेखक बताते हैं कि मुझे वही दिन फिर से याद आ रहे हैं कि जब हम अपनी संस्था में बैठे होते थे परिमल में, तो वह एक पारिवारिक रिश्ते से बंधे जैसे थे जिसमें सबसे बड़े फादर बुल्के ही थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव भी देते थे। अर्थात उनकी जो भी बातें होती थी, निर्लिप्त होता है जो लिप्त ना हो, तो वो लिप्त बिना रहे उनमें शामिल भी रहते थे और गोष्ठियों में भरपूर बहस भी करते और अपनी राय भी देते थे। उसके बाद लेखक बता रहे हैं कि हमारे घर में किसी भी तरह का उत्सव या संस्कार होता था तो उसमें वह एक बड़े भाई के समान खड़े होकर हमें आशीष देते थे। अर्थात वे अच्छे वचन बोलते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उनके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। अब लेखक को वो दिन याद आ रहा है जब उसके बच्चे को फादर बुल्के ने अपने हाथों से पहली बार अन्न का दाना खिलाया था और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई के देवदारू की छाया में खड़े हो। देवदारू का वृक्ष अत्यंत घनी छाया वाला एक पेड़ होता है, तो लेखक को भी कालिम बुल्के वैसे ही लग रहे। आगे लेखक कह रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें। अर्थात लेखक कालिम बुल्के को याद करते करते इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि वो उनकी तारीफ कहाँ से और कैसे करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है। अब अपनी स्मृतियों को याद करते हुए सर्वेश्वर जी ने बताया है कि मुझे वो समय याद आ रहा है जब इलाहाबाद की सड़कों पर मैंने फादर बुल्के को साइकिल चलाते हुए देखा। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी हमने देखा ही नहीं, आवेश में देखा है और ममता और प्यार में लबालब झलकता महसूस किया है कि जो इलाहाबाद की सड़क पर उन्होंने कालिम बुल्के के द्वारा जो वचन सुने थे, जो बातें सुनी थी, वो भी लेखक ने लिखकर बताई है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सभी थे। अर्थात फादर कालिम बुल्के ने इंजीनियरिंग का अंतिम जो वर्ष था उसे छोड़कर मन में सन्यासी बनने की ठानी और वो भारत चले आए। वहाँ बेल्जियम में उनके 2 भाई 1 बहन, माँ पिताजी सभी थे, परंतु वो सभी को छोड़कर भारत में आकर बस गए। अब लेखक उस समय की बात बता रहा है जब फादर कालिम बुल्के को किसी ने उनके देश के बारे में पूछा, तो सामने वाले ने प्रश्न किया, आपको अपने देश की याद आती है? फादर कालिम बुल्के ने जवाब दिया, मेरा देश तो अब भारत है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। सामने वाले व्यक्ति ने जब ऐसे पूछा तो कालिम बुल्के ने आंसर दिया, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल, यानी कि बेल्जियम का एक शहर है रैम्स चैपल। तो फादर कालिम बुल्के वहीं के थे। घर में किसी की याद
फादर बुल्के ने जवाब दिया, माँ की याद आती है और बहुत याद आती है। अर्थात वो अपनी माँ को अत्यधिक स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते भी मैंने उन्हें देखा है। लेखक अब बता रहे हैं कि मैंने उन्हें कई बार उनकी माता की स्मृतियों में खोए हुए देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने एक अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया और एक भाई काम करता है, उसका सपरिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी नहीं की, अर्थात ज़्यादा उम्र की हो गई थी लेकिन शादी नहीं की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। अर्थात वो अपने परिवार से मिलने के लिए भारत आने के बाद सिर्फ 2 या 3 बार बेल्जियम गए हैं। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए। अब वो दूसरों को समझाते हुए कह रहे हैं कि मैं तो सन्यासी बन गया हूँ, लेकिन आप सब तो घर परिवार वाले हैं, तो छोड़कर क्यों सन्यासी बनना चाहते हैं। अब फादर बुल्के एक ऐसा प्रश्न पूछने पर अपने सन्यासी होने के शुरुआती दिनों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता में मुस्कुराकर कहते कि फादर कालिम बुल्के ने बताया कि यह तो सिर्फ प्रभु की इच्छा थी। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियर के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊँगा। वहाँ पर एक प्रथा थी कि सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला कोई शर्त रख सकता है, तो उन्होंने यही शर्त रखी कि मैं सन्यास तो लूँगा लेकिन मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों उठी। अब फादर कालिम बुल्के से पूछा जा रहा है कि भारत जाने की बात क्यों मन में आई। आगे फादर कालिम बुल्के बताते हैं, नहीं जानता, बस मन में यही था। अर्थात उन्होंने अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल को छोड़ने का निश्चय कर लिया और भारत को अपनी कर्म भूमि बनाने का निश्चय कर लिया था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जेसेंट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। अब यहाँ लेखक ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने भारत में पहले क्या किया। पहले जेसेंट संघ में 2 साल वे पादरियों के बीच रहे और धर्माचार यानी कि धर्म से संबंधित आचरण की पढ़ाई की। उसके बाद 9-10 वर्ष वो दार्जिलिंग में ही पढ़ते रहे। अब इतना बताने के बाद लेखक ने एक भारतीय संस्कृति को उजागर किया है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ भारत में शिक्षा ग्रहण कर विदेशों में चले जाते हैं, लेकिन फादर कालिम बुल्के विदेशों को छोड़कर अपनी कर्म भूमि को बनाने के लिए भारत में आए। तो ये एक बड़ी अजीब ही विडंबना थी। तो लेखक को उनका यही आचरण सबसे अच्छा लगा, इसलिए लेखक ने सारा बताया है। आगे लेखक बता रहे हैं कि फादर कालिम बुल्के ने कलकत्ता से बीएड किया, फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में उन्होंने यह काम पूरा किया, जिसका नाम था राम कथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे, अर्थात जो लेखक की एक संस्था थी जहाँ बैठकर वो सभी कविता, कहानियाँ, उपन्यास पर चर्चा करते थे। तो वहीं बैठकर वहाँ फादर कालिम बुल्के के उपन्यास, उनके अध्याय जो है वो पढ़े गए। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है नील पंछी के नाम से। बाद में यह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी, और वहीं बीमार पड़े पटना भी आए। इस तरह से इस पूरे पैरे के अंदर
लेखक ने फादर कालिम बुल्के के बारे में बताया है कि राम कथा, जो कि एक हिंदू का सबसे मुख्य राम कथा उत्पत्ति और विकास, एक हिंदू द्वारा लिखा जाने वाला एक ग्रंथ और उसके बाद हिंदू लोग की ये सबसे एक पवित्र पुस्तक मानी जाती है, एक उपन्यास माना जाता है। बट एक अंग्रेज व्यक्ति जो कि फादर कालिम बुल्के थे, उन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद करके अच्छे से उत्पत्ति और विकास अपने एक अध्याय लिखा। उसके बाद उन्होंने ब्लू बर्ड, एक जो अंग्रेजी नाटक था, उसको भी नील पंछी के रूप में रूपांतरित किया और हिंदी भाषा में लिखा। इस प्रकार उन्होंने हिंदी के लिए कुछ कार्य किए। बाद में लेखक बताते हैं कि वे दिल्ली आए और चले गए, 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जी कर वे एक महान व्यक्ति बने। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि लेखक यह बताना चाह रहा है कि कुछ व्यक्ति मन से सन्यासी नहीं बनते हैं, लेकिन उनके संकल्प, उनके गुणों के कारण वो एक सन्यासी की श्रेणी में लाए जाते हैं। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। अर्थात जब वो किसी से अपना रिश्ता जोड़ लेते थे तो उसको कभी नहीं तोड़ते थे, चाहे वो कितने ही सालों बाद उनसे क्यों न मिला हो। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? लेखक यह प्रश्न भी कर रहा है कि जितने मिलनसार वो थे, ऐसा तो कोई भी सन्यासी नहीं होता। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकट्य तर्क भी करते। कि लेखक बताना चाह रहा है कि फादर कालिम बुल्के को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। उनके हर मंच पर जो भी भाषण होता, जो भी बात होती, तो उनमें यह तकलीफ, एक ये बात बहुत ही ज़्यादा उन्हें चुभती थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं मिला है। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते भी उन्हें पाया है। उनका कहना था कि जो हिंदी के लोग हैं, वही लोग हिंदी की बुराई करते हुए उन्हें मिलते थे। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। अर्थात लेखक यह बताना चाह रहा है कि वो दुख तकलीफ के बारे में हर किसी से पूछते थे, चाहे कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो। वो एक अपनी सांत्वना के, प्रेरणा के, अपनी सहानुभूति के ऐसे शब्द बोलते जिससे मानो गहरी से गहरी समस्या भी छूमंतर हो जाती थी। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। अब लेखक उस समय को याद कर रहा है, अपनी पुराने संस्मरण में चला गया है और याद करते हुए बता रहा है कि जब मेरी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई थी, तब भी फादर के शब्दों से द्वारा ही मुझे एक सहानुभूति मिली थी। उन्होंने एक घर में बड़े का फर्ज अदा किया और उनके शब्दों से ही मेरे मन को एक असीम शांति मिली, क्योंकि उसकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु के कारण उसका दुख बढ़ गया था। फिर फादर बुल्के ने ही उन्हें तसल्ली और दिलासा दिलाई। लेखक फादर कालिम बुल्के के मृत्यु के शोक से ग्रस्त होकर आगे बता रहा है, जो उनकी मृत्युस्थ मरणोआसन अवस्था थी उसके बारे में, कि आज वह नहीं है, कि फादर कालिम बुल्के आज हमारे बीच नहीं है। दिल्ली में बीमार भी रहे और पता ही नहीं चला, क्योंकि लेखक जो था वो इलाहाबाद में रहते थे और फादर कालिम बुल्के उन दिनों दिल्ली थे, वहीं बीमार भी रहे, लेकिन लेखक को पता ही नहीं चल सका। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। अर्थात उनका जो पार्थिव शरीर था वो ताबूत में रखा हुआ था। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी। थिर यानी कि स्थिर, कुछ भी उसमें बदलाव ना होना।
जो शांति बरसती थी, कि जो भी फादर कालिम बुल्के से जब हम मिलते थे तो अपनी बाहें खोलकर अपना हमारा स्वागत करते थे। जो शांति उनको हमें देखते उनके चेहरे पर जो एक शांति सी दिखती थी, वो भी आज नहीं थी। तरलता जम गई थी, तरलता द्रव्यता आ गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट से किसे निकल सन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उन्हें उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। अब लेखक ने उनकी जो मृत्यु के समय जितना भी तामझाम था, जितनी बातें थी, वो सारी बताई है कि कहाँ उनका ताबूत दफनाया गया, कब उनकी मृत्यु हुई है। तो 1982 में उनकी मृत्यु हुई थी। और उदास पेड़ों की घनी छाव वाली सड़क का वर्णन किया है, कब्रगाह का वर्णन किया है। तो वहाँ उन्हें ले जाकर दफनाया गया। ऊपर करील की घनी छाह थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त थे, अर्थात करील जो झाड़ियाँ होती है उनके बारे में बताया है कि करील की घनी छाया थी, चारों ओर कब्रें थी। तो आपको पता ही है कि शमशान में तो कब्रिस्तान के अंदर कब्रें ही कब्रें होती हैं। तेज धूप के वृत्त, यानी कि धूप भी तेज थी। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरी गण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक अर्थात साइंटिस्ट डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। अर्थात उनको भी अत्यंत दुख था फादर कालिम बुल्के की मृत्यु का। तो वो भी बड़े दुखी होकर एक छोटी सी पतली सड़क पर खड़े थे। जो लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी प्रेम और भक्ति युक्त पूज्य भाव जो फादर कालिम बुल्के के लिए रखते थे, उससे ओतप्रोत होकर आगे बताते हैं कि सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ, कि जो जितने भी उनके परिचित अपरिचित साधुओं द्वारा जो धारण किए गए जो गेरुए वस्त्र होते हैं, गैरिक वसन, उनको धारण किए हुए लोग सभी उनकी कब्र के चारों तरफ फैल गए थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लेटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू किया रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, कि रांची के जो फादर थे पास्कल तोयना, उनके द्वारा उनका अंतिम संस्कार पूरा हुआ। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में आ रहे हैं, इस धरती में ऐसे रतन और भी पैदा हो। अर्थात उन्होंने फादर कालिम बुल्के जैसी एक अद्भुत छवि, एक परंपरागत छवि जो कि भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, उनके लिए इतने सुंदर वचन कहे कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं और इसी धरती से ऐसे और रतन पैदा होंगे। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। अर्थात हर किसी की आंखों में आंसू थे। नम आँखों को गिनना शाही फैलाना है। अर्थात जब किसी के दुख में हम अपनी आँखों को नम करते हैं तो वो कोई सही एक मौका नहीं होता है। तो कवि ने, लेखक ने इसे एक शाही फैलाने जैसा कहा है। आगे लेखक बताते हैं कि इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था।
अब यहाँ फादर कालिम बुल्के को देवदार के उस वृक्ष के समान बताया है जिसके अंदर फूल फल लगे हो, ठीक है, जो गंध सुगंध से भरा हो, सबसे अलग हो, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर हो, मानवीय करुणा जिसके दिल में इतनी ज़्यादा भरी हो, शांति जिसके चेहरे पर चमक रही हो, एक ऐसे व्यक्ति हमारे बीच से चला गया जिसकी स्मृति याद हम सब के मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। अब लेखक ने श्रद्धांजलि देते हुए बताया है कि मेरे मन में फादर कालिम बुल्के की याद यज्ञ की उस पवित्र आग की तरह रहेगी, जिस तरह से अब लेखक ने यहाँ स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार से यज्ञ की पवित्र आग की आंच कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वैसे ही फादर कालिम बुल्के का भी हमारे मन में जो श्रद्धा है, जो हमारा विश्वास है उनके ऊपर, धर्म का पालन करने की जो उनकी उत्सुकता थी, जो वो शांति और सहानुभूति के शब्द कहते थे, उन सभी की एक याद हमारे सभी के मन में बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ कि लेखक कहता है कि मैं प्रेम और भक्ति युक्त पूज्य भाव से उस पवित्र ज्योति के प्रति हमेशा ही सिर झुकाता रहूँगा। सर्वेश्वर जी का फादर बुल्के से जो अंतरंग संबंध था उसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिली। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा और उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण भी माना जाएगा, क्योंकि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने में फादर कालिम बुल्के का एक बहुत बड़ा हाथ था। तो इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। उम्मीद कर